वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8th का ये सैम्पल पेपर है एसएसटी का। आइए इसको सॉल्व करते हैं। द सत्यशोधक समाज एन एसोसिएशन विच प्रोक्लेम्ड एंड प्रोपोगेटेड कास्ट इक्वालिटी वॉज फाउंडेड बाय। तो किसने फाउंड करी थी? ये सत्यशोधक समाज फाउंड किया था ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1905 बंगाल वॉज पार्टीशनड बाय वाइसरॉय। बंगाल का जब विभाजन हुआ तो वहाँ का वाइसरॉय कौन था? तो करजन जो था वही था वाइसरॉय बंगाल का। नेक्स्ट है, मोस्ट ट्राइबल्स लाइक खोंड्स ऑफ उड़ीसा क्या करते थे ये लोग? तो कलेक्टेड एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सारे फॉरेस्ट वगैरह के प्रोडक्ट्स को बेचा करते थे। लास्ट वाइसरॉय कौन था इंडिया का? तो इसका आंसर है माउंट बेटन था। क्वेश्चन 5 है, भरतपुर सेंचुरी फेमस किस लिए है? तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है ना। क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल। इनमें से मिनरल की करेक्टरिस्टिक क्या नहीं है? देखो, नेचर से क्रिएट होते हैं, इनका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेचर में अनइवन है। दे आर इनएग्जॉस्टिबल, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। ये बात गलत है, मिनरल्स ख़त्म हो जाएंगे एक समय के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से करेक्ट कौन सा है? हैंडलूम इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है, बिल्कुल सही बात है भाई। ये तो मैन्युफैक्चरिंग टर्शरी है, ये गलत है। तो हमें तो पहला ही ए ऑप्शन ही हमें करेक्ट यहाँ पर मिल गया है, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट है, एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक यानी कि जो हम लोगों को नेचर में मिल रहा है और जिसमें जान है ना। तो एनिमल्स हो गया हमारे बायोटिक रिसोर्स। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976। तो कौन सी अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाली गई थी? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्यसभा को आप और क्या कहते हैं? तो राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन 11 है, इट वॉज बिलीव दैट मुस्लिम सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्टडी इन। क्या बिलीव किया जाता है? मुस्लिम कहाँ भेजते हैं? तो मदरसों में वो भेजते हैं जनरली, मतलब ऐसा बिलीव किया जाता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? तो 2 दिसंबर 1984। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर जो 13 है, वाई इज़ द रिवोल्ट ऑफ 1857 नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो भाई क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई यूनाइटेड मूवमेंट हुआ ही नहीं था। 1857 में सारे के सारे लोग, चाहे वो आर्मी वाले हों, पुलिस वाले हों, या फिर जो कॉमन पीपल है या राजे महाराजे हैं, सब लोग आकर के एक तरीके से लड़ाई में जुट गए थे। इसीलिए इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। इस बैटल में सारे के सारे जो सोशल ग्रुप थे उन्होंने साथ में लड़ाई की थी, जैसे नवाब, राजा, ज़मींदार वगैरह, पीसेंट्स ने भी। राइट एनी 3 कॉजेज ऑफ बैटल ऑफ पलासी। पलासी जो बैटल है उसके 3 कॉजेज अगर हम देखें तो 1756 AD में नवाब सीज द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार एंड ऑक्यूपाइड फोर्ट विलियम, बट क्लाइव रिकैप्चर्ड इट। ठीक है, तो नवाब की लड़ाई बड़ाई हुई बट फिर से वो जीत गए थे। Mir Zafar wanted to dethrone the Nawab and entered into a conspiracy against the Nawab, joining hand with Britishers. Clive blamed the Nawab that was conspiring against the English with the help of French. तो बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुई ये हम लोगों ने देख लिया। बैटल ऑफ प्लासी होने के कारण क्या थे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, राइट एनी 3 कॉजेज। ओके, मेंशन 2 टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस विच रिवॉल्यूशनाइज्ड कॉटन प्रोडक्शन। तो कॉटन प्रोडक्शन एकदम से मतलब बढ़ गया था कौन सी इन्वेंशंस की वजह से? तो 1764 में स्पिनिंग जेनी इन्वेंट करी थी जेम्स हारग्रेव्स ने, जिससे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा था। और इसके बाद स्टीम इंजन रिचर्ड ऑकवर्ट ने बनाया, तो उससे भाई टेक्सटाइल वीविंग वगैरह बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन हाउ कैन रिसोर्सेज बी यूज्ड प्रोडक्टिवली। रिसोर्सेज प्रोडक्टिवली यानी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? तो भाई रिसोर्सेज का इस्तेमाल, अच्छा ये वाला रह गया, अभी देख लेते हैं। वी मस्ट यूज़ रिसोर्सेज केयरफुली टू गेट देम सफिशिएंट टाइम टू रीजनरेट, है ना। ये नहीं है कि सारे के सारे खत्म कर दें, उनको दोबारा बनने का भी हमें टाइम देना चाहिए। वी मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स, रिड्यूसिंग द कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग द रिसोर्स। वी मस्ट मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्स एंड कंट्रोल पॉल्यूशन। वी मस्ट यूज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज स्पेशली ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन। ठीक है,
तो ये हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट देखो, ये 16th रह गया था, गोल्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1906। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो फॉर्म कब हुई थी? 1906 में। और किसने? मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स और नवाब्स जो थे उन लोगों ने मिल करके मुस्लिम लीग को फॉर्म किया था। और ये जो मुस्लिम लीग थी ना, इसने सपोर्ट किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को। उन्होंने डिमांड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, और जो कि गवर्नमेंट ने दे भी दिया था 1909 में। और ये चाहते थे कि अपने रिलीजियस ग्रुप वगैरह बनाए और सरकार फेवर भी करे मुस्लिम ग्रुप्स को। नेक्स्ट है व्हाट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है ना कि बहुत ही बड़े लेवल पर फसल लगाई जाती है और वो एक ही टाइप की फसल होती है। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर को ना हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है कॉमर्शियल फार्मिंग। तो कॉमर्शियल फार्मिंग भी बिल्कुल प्लांटेशन एग्रीकल्चर ही होती है। इसमें जैसे कि हम लोग रबर हो गया है ना, रबर, कॉटन, ये ना बहुत ही लार्ज स्केल पे उगाते हैं, मतलब बहुत ही बड़े बड़े जो फील्ड्स होते हैं ना उस पे यही वाली एक फसल अकेली उगाई जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड, मतलब लोग भी बहुत सारे लगते हैं इसमें और पैसा भी काफ़ी ज़्यादा इसमें लगता है। और फार्मर जो भी प्रोड्यूस आती है ना वो फार्मर फैक्ट्री में बेच देता है। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज़ द नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, नेम द कंट्री विथ स्लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो नेचुरल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की क्या होती है? कंट्री का नाम बताओ जिसकी स्लो ग्रोथ रेट हो रही है पॉपुलेशन की। तो नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का जो डिफरेंस होता है ना उसको हम लोग नेचुरल ग्रोथ रेट बोलते हैं। जिसकी स्लो ग्रोथ रेट तो भाई बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, मतलब जैसे जापान मान लो, ब्रिटेन मान लो, बहुत बहुत सारे देश ऐसे हो रहे हैं जिनकी जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। क्वेश्चन 20 है will the government intervene if some religious group says that their religion allows them to practice infanticide? give reasons for your answer। infanticide मतलब बच्चे को गर्भ में मतलब मार देना वगैरह। तो क्या गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी? क्या गवर्नमेंट इस पर आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी भाई। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई सबको जीने का अधिकार है और ये तो भाई क्राइम है, तो गवर्नमेंट ज़रूर आएगी बीच में। क्वेश्चन 21 है वाई डू यू थिंक द इंट्रोडक्शन ऑफ PIL in 1980s is a significant step in ensuring access to justice। तो PIL जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप रहा है। क्यों रहा है PIL बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप? देखो हम लोग अच्छे से देखते हैं इसको। ये देखो, इन इंडिया access to the court is very difficult for poor people because legal procedure require lot of money, paperwork as well as a lot of time। तो इसलिए 1980s में PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल PIL इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ दोज पुअर पीपल whose rights were being violated. By this, legal process was greatly simplified. So it is significant step in ensuring access to justice for all। बेसिकली क्या हुआ ना, जैसे कि PIL है, PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन के लिए, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर सकता है? एक लिटिगेशन फाइल कर सकता है। लिटिगेशन फाइल कर सकता है। उस केस में क्या होता है ना कि भाई जैसे कि जो पर्सन है वो सक्षम नहीं है केस लड़ने के लिए, तो उसके जगह कोई और भी उसके लिए केस लड़ सकता है न्याय दिलाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रोल ऑफ कोर्ट्स क्या होते हैं। तो भाई कोर्ट्स का रोल तो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर्ट्स प्ले अ वाइटल रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। न्याय दिलाने के लिए कोर्ट्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोर्ट्स वेरीफाई द फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम बोथ द पार्टीज, appellants and respondents through their lawyers before taking a decision over a dispute. If a party is not satisfied with the judgment of district court, it can go to high court and further to the supreme court। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑब्वियसली कोर्ट्स का, क्योंकि कोई मतलब किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो सबसे पहले वो कोर्ट में जाते हैं, फिर देखते हैं कि किसकी गलती है किसकी नहीं है, वो सब डिसाइड करता है हमारे कोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देख लेते हैं। What legal measure have been taken by the Indian government against the practice of untouchability? तो untouchability के खिलाफ इंडियन गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स हमारी लिए हैं? तो
Framers of the Indian Constitution were unanimous on making a strong law to end the inhuman practice of untouchability. तो untouchability देखिए बहुत ही inhuman practice है, इसको हम लोग भेदभाव कह सकते हैं। फिर छुआछूत जो था ये बहुत ही ख़राब था हमारे समाज में। तो हमारे जो मेकर्स थे ना कॉन्स्टिट्यूशन के, उन लोगों ने सोच लिया था कि भाई ये सब नहीं चलने देंगे हम अपने आज़ाद देश में, तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज बनाए। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स एबॉलिशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 17 जो है वो कहता है कि भाई ये जो छुआछूत है ये नहीं चलेगी। In accordance with the constitutional provisions, Government of India has passed the Untouchability Offences Act 1955 and later SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989 to eradicate caste-based discrimination and upliftment of the people belonging to the deprived section of the society. तो सरकार ने कई सारे कानून लेकर के आए इन सब के लिए। गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन सिस्टम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट सर्विस एंड इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन। रिजर्वेशन की पॉलिसी भी इसी के तहत आई बाद में। वाई डू यू थिंक सम आर्टिस्ट वॉन्टेड टू डेवलप अ नेशनल स्टाइल ऑफ आर्ट? कुछ आर्टिस्ट नेशनल स्टाइल ऑफ आर्ट क्यों डेवलप करना चाहते हैं? तो मैनी पेंटर्स toward the end of 19th century wanted to establish a stronger connection between art and nationalism. To do so, they tried to develop style that could be considered both modern and Indian. This attempt to create national art can be seen in the works produced by Raja Ravi Verma. क्योंकि भाई एक होता ना कि चेतना जागृत करनी थी, लोग सभी आंदोलन का हिस्सा बने आज़ादी के, इसलिए वो चाहते थे कि नेशनल आर्ट वो डेवलप करें। राजा रवि वर्मा ने ही यूज्ड द वेस्टर्न आर्ट ऑफ ऑयल पेंटिंग एंड रियलिस्टिक लाइफ स्टडी टू पोर्ट्रे सीन आफ्टर सीन फ्रॉम इंडियन माइथोलॉजी। हाउएवर देयर नेवर वॉज अ क्लियर कंसेंसस एज टू व्हाट अ डिफाइंड एंड ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल ऑफ आर्ट। नेशनलिस्ट जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने रिजेक्ट कर दिया था रवि वर्मा की आर्ट को एंड फेल्ट दैट जेन्युइन इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग नीडेड to draw inspiration from non-Western art tradition and try to capture the spiritual essence of the East. So they turned to medieval Indian tradition of miniature painting and ancient Indian art of mural painting. They also influenced by the Japanese art tradition. तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने कहा कि भाई वेस्ट से हम लोग इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, हमारे ही देश की जो आर्ट रही है हम उससे ही इन्फ्लुएंस होकर के हम अपनी आगे की भी आर्ट जनरेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, When was the Indian Constitution adopted and what were its features? Indian Constitution कब अडॉप्ट हुआ था और उसके फीचर्स क्या क्या थे? तो देखो, एडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 को और इसके फीचर्स थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सभी 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है। इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन, यानी कि जितने भी हमारे नागरिक हैं सब के सब कानून के सामने समान हैं, समान नहीं समान, इक्वल हैं। ग्रांटिंग प्रिविलेज ग्रांट की गई थी SC/ST को, जैसे कि आर्टिकल 17 था, है ना। अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया गया, रिजर्वेशन सीट्स का दिया गया गवर्नमेंट ऑफिसेस में। क्वेश्चन नंबर 26 है, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स क्या होते हैं और एक्सप्लेन करना है उनको हमें ब्रीफली। तो देख लेते हैं हम लोग इसका आंसर। मिनरल्स क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। तो मेटेलिक मिनरल जो होते हैं वो होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और फिर ये फेरस या फिर नॉन फेरस हो सकते हैं। फेरस में मैंगनीज और नॉन फेरस में कॉपर। नॉन मेटेलिक मिनरल हो सकते हैं, ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे कि लाइमस्टोन। तो ये आप लोगों के सामने आंसर्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखिए कि हाउ वाज एनवायरनमेंट, अच्छा, डिस्क्राइब वेरियस इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के बेसिस पे अगर हम लोग इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाई करें तो हमारे पास कई सारे टाइप की आती है ओनरशिप के बेसिस पे। तो देखो, प्राइवेट आती है ना, जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स की होती है। फिर पब्लिक आती है जो सरकारी होती है। फिर जॉइंट आती है जो सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलकर के बनती है। और फिर आते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर्स। कोऑपरेटिव सेक्टर्स की जो सोसाइटीज़ होती है ना, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो हिस्सेदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाउ वाज एनवायरनमेंट ट्रीटेड अर्लियर।
व्हाट हैज़ बीन द चेंज इन परसेप्शन, एनवायरनमेंट को पहले कैसे ट्रीट किया जाता था और अब परसेप्शन में कैसे चेंज आया है। पहले देखो एनवायरनमेंट को मतलब ज़्यादा समझते ही नहीं थे, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया था, है ना, और डिसरिगार्ड किया जाता था, हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा नहीं समझा जाता था, एनवायरनमेंट को भी नहीं समझा जाता था, और भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, बहुत बड़ा एनवायरनमेंटल इशू था। अब परसेप्शन कैसे चेंज हुआ, मतलब लोगों का नज़रिया जो है कैसे चेंज हुआ। अब एनवायरनमेंटल एक्टिविस्ट आए, काफ़ी सारे एनवायरनमेंटल एक्टिविस्ट जो थे उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों को ऐसे कानून लाने की ज़रूरत है जिससे एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। फिर इतना ज़्यादा पोल्यूशन होने लगा कि भाई लोगों को दिखने लगा कि जो पोल्यूशन है इसका हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ख़राब इम्पैक्ट होने वाला है, जनरेशन टू जनरेशन बर्बाद हो जाएंगी अगर पोल्यूशन कंट्रोल में नहीं लाया गया तो इसलिए मतलब हमारा परसेप्शन फिर चेंज हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो है हम लोगों से कहता है कि भाई बड़ा सा है, हाउ डज सेल ऑफ वाटर बाय फार्मर्स टू वाटर डीलर्स इन चेन्नई अफेक्ट द लोकल पीपल, डू यू थिंक लोकल पीपल कैन ऑब्जेक्ट टू सच एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, कैन द गवर्नमेंट डू एनीथिंग इन दिस रिगार्ड। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो फार्मर्स हैं वो डीलर्स को ज़मीन से पानी निकाल करके बेच देते हैं, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पर और सरकार इसके लिए क्या कर सकती है। तो भाई देखो काफ़ी सारे प्राइवेट कंपनीज आर प्रोवाइडिंग वाटर टू सिटीज़ बाय बाइंग इट फ्रॉम द फार्मर्स लिविंग इन द नियर बाय विलेजेस, इससे लोकल पीपल को इफेक्ट हुआ है। ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, वाटर सप्लाई विलेज में अफेक्ट हुआ है और इससे वाटर के रेट्स बढ़ गए हैं। अब क्या कर सकते हैं, लोकल people can object to such exploitation of groundwater since it takes away their fundamental right to live, which include right to water. Yes, government can take step to prevent such situation. तो इस तरीके की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट स्टेप ले सकती है। अब हमारा जो लास्ट है इसमें हमें मार्क करना है सेंटर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट दैट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ठीक है, और 2 बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया के। तो यहाँ पर देखिए मैप में मार्क किया हुआ है परमानेंट सेटलमेंट बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा ये 3 जगह हैं हमारे परमानेंट सेटलमेंट के, और बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं हमारे झारखंड और छत्तीसगढ़। तो ये हम लोगों ने देखा पूरा पेपर। थैंक यू।